पी के जाकर हंगामा क्यों करते हो? तुम हो क्या? तुम अपने आप को क्या बुझो? बनाओ बनाओ दारू हो गया तुम? भी दारू पी ले। अरे दारू पी के हंगामा के इसको चेक करवाओ। दे रहे हैं। ये राजद का एमएलसी जमानत जब्त हो गया है और ना तो तुम रमाइशा उतार देंगे 14 तारीख को उतार देंगे। 14 तारीख को रिजल्ट में और धमकी मत दो। तुम्हारे जैसा से कितना गुंडा छोड़ो, है। छोड़ो। राजद के गुंडा को हम ठीक कर देंगे। ये एक नजारा है बिहार के आज के मतदान का। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और आरजेडी के एमएलसी के बीच तीखी नोकझोंक का। बहरहाल ऐसी छिटपुट घटनाओं के बीच पहले चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। 18 जिलों की 121 सीटों पर वोटिंग हुई, लेकिन इस पहले चरण के मतदान में कुछ खास बातें निकलकर सामने आई। मसलन वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से पिछले 20 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। करीब 64% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। शुरुआती रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं और शुरुआती रुझान ये भी बता रहे हैं कि शहरों में वोटिंग की रफ्तार थोड़ी धीमी रही तो ग्रामीण इलाकों में लोगों ने जमकर वोटिंग की और पिछली बार की तरह इस बार भी महिलाओं ने जमकर वोट किया। अब ये सारी जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं वो क्या संकेत दे रही हैं और अगले चरण की जब वोटिंग होगी उसके लिए क्या इसके मायने निकाले जाए, आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होंगे हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता प्रीति शेखर, कांग्रेस की प्रवक्ता निगहत अब्बास, जेडीयू के नेता सत्यप्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह और संजीव कौशिक जी। मैं तो सोच रहा था कि सबसे पहले कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ता के पास जाऊंगा, लेकिन मैं एक छुपी हुई तस्वीर देख रहा था सज्जन कुमार सिंह जी का। वो शो में आने से पहले आंख बंद करके बैठे थे, मुझे लगा कुछ ध्यान कर रहे थे। सज्जन जी क्या ध्यान कर रहे थे, क्या देखा आपने? देखिए, मैं अपने फील्ड इंसाइट के बेसिस पे ही बोलूंगा। जो वोट परसेंटेज बढ़ा है उसके बारे में लोग ये कयास लगा रहे हैं, जो एक पुराना विजडम होता था कि ज्यादा वोटिंग परसेंटेज है इसका मतलब चेंज, और अगर नहीं है ज्यादा तो इनकम्बेंट। ये चीजें अब गलत साबित हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, हमने देखा है कि वोटिंग परसेंटेज प्रो इनकम्बेंसी भी होती है। तो उस हिसाब से जो हमने दिन भर ग्राउंड से जो फीडबैक लिया और जो दिखाया भी गया, सुबह से ज्यादातर जगह महिलाओं ने काफी पहले आकर वोटिंग की है। दूसरा क्या है कि इस बार वोटिंग ज्यादा इसलिए भी है कि हमें ये दिख रहा है कि इस बार नीतीश कुमार के प्रति एक ग्रेटिट्यूड का भाव है, आभार का जो भाव आप कहते हैं। ये नहीं कि नीतीश कुमार से लोगों की एस्पिरेशन और ज्यादा नहीं है, लेकिन एक विश्वास जो उनके प्रति है वो विश्वास अभी भी खत्म नहीं हुआ है। तो उसी दुविधा को हम देख रहे थे कि इसको अलग अलग तरीके से लोग आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या है। मेरा ये मानना है कि जो बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज है ये नीतीश कुमार के प्रति जो लोगों का एक आभार है, क्योंकि ये लोगों ने मान लिया है कि इनका ये फेयरवेल इलेक्शन है, अंतिम चुनाव है, तो मैंडेट भी उसी तरीके का ग्रैंड हो। बिल्कुल, नीतीश कुमार के प्रति एक आभार है, ग्रेटिट्यूड का एक भाव है। शायद यही वजह है प्रीति शेखर जी कि आपके नेता कह रहे हैं कि इस बार 2010 का भी रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। जी लक्ष्मण जी, इस बार पहले तो वोटिंग का ही 20 वर्षों का रिकॉर्ड टूटा है जैसा आपने कहा, और निश्चित रूप से इस बार बिहार के चुनाव परिणाम में अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे और एनडीए को अपार बहुमत मिलेगा। और इसमें कोई संदेह नहीं कि नीतीश कुमार जी ने अपने 2005 से 25 तक के कार्यकाल में एनडीए सरकार और डबल इंजन की सरकार की सहायता से जितने विकास कार्य किए हैं वो मील का पत्थर अपार बहुमत की जो बात आप अपार बहुमत की बात प्रीति जी जो आप कर रही हैं, आपके नेता जो कर रहे हैं, ये आमतौर पे नतीजे से पहले राजनीतिक दलों की दावेदारी होती है। वही दावेदारी है या फिर कुछ आप लोगों का ग्राउंड रिपोर्ट भी है? हम लोग सिर्फ यूं ही दावेदारी नहीं कर रहे, हम लोगों की ग्राउंड रिपोर्टिंग है। हर जितने भी चाहे जितने जिलों की बात कर ले, आज 121 सीटों पर मतदान हुए और हर जगह का जो फीडबैक है हमारे पार्टी के पास कि लोगों ने बहुत उत्साह में मतदान किया है इस सरकार को बनाए रखने का, इस विश्वास को कायम रखने का, और फिर से इस सुशासन की सरकार को आगे बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने मतदान किया है। महिलाओं ने मतदान किया है लक्ष्मण जी, क्योंकि उनको आर्थिक रूप से सरकार ने सशक्त किया है, उनको राजनीतिक रूप से 50% का आरक्षण का लाभ मिला है। अब वो मुखर होकर आवाज बन रही हैं, घर से लेकर बाहर तक में उनकी आवाज को पहचाना जा रहा है। महिलाएं इसलिए वोट ज्यादा बढ़कर कर रही हैं क्योंकि उनको सरकारी नौकरी में आरक्षण मिल रहा है, उनको हर जगह हर
सिक्के का लाभ मिल रहा है। और रोजगार के लिए अभी 10,000 रुपए मिले, फिर 2 लाख रुपए भी उनको मिलेंगे और बड़ी तादाद आपकी में इन महिलाओं बातों ने का इसको प्रीति लेकर जी, वोट किया है। आपकी इन बातों को हम लोग एक बार क्रॉस चेक करेंगे जब नतीजे निकल करके सामने आएंगे तब। लेकिन उससे पहले जेडीयू के नेता सत्यप्रकाश जी हमारे साथ हैं। सत्य जी, आपके पास आऊं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता निघत अब्बास जी है, तो पूछ लूं इनसे भी कि इनकी रिपोर्ट क्या कहती है। निघत जी। लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके सीएनबीसी आवाज के व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दूसरी बात, आपने जब डिबेट की शुरुआत करी तो एक्सपर्ट हमारे यहाँ पर हमारे साथ बैठे हुए हैं, उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात करी कि महिलाओं ने सुबह बहुत जोर शोर से वोटिंग करी है और बड़ा एंथुजियाज्म महिलाओं में, बड़ी एक्साइटमेंट, उत्साह इस पर्व का, डेमोक्रेसी के पर्व का देखा गया है बिहार में। और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस फैक्टर को मैं भी रोपिन मानती हूँ और हमारी पार्टी भी इस बात को मानती है कि इस बार महिलाएं जो है वो वोट देंगी और वही एक डिसाइसिव फैक्टर होगा। और क्यों ना हो, जब देखा जा सकता है कि ये डबल इंजन की सरकार, जिसे मैं तो कहती हूं लकवा मार गया था, जब पिछले 5 वर्षों में ही 16.8% महिलाओं के खिलाफ पर क्राइम बढ़ जाता है, तो महिलाएं ही है ना जो बताएंगी कि सरकार में किसको लाना है। जब एक एक दिन में 45 महिलाओं के खिलाफ अलग अलग तरह के अपराध हर रोज रजिस्टर हो रहे हैं, न्याय व्यवस्था ठप है, सिफारिश व्यवस्था थानों में चल रही है, महिला थानों में महिला अफसर नहीं है, तो जाहिर सी बात है महिलाएं ही बताएंगी कि किसको सरकार में लाना और किसको नहीं। जब हाईएस्ट महिलाओं का, यानी बच्चियों का, बेटियों का ड्रॉप आउट रेट स्कूल में हो जाता है बिहार में, तो बेटियां ही बताएंगी अपनी माताओं को और बहनों को कि आप किसको वोट करिएगा। जब यह होता है कि हम लोग देखते हैं लगातार कि डाउरी हैरेसमेंट, डाउरी डेथ और किडनैपिंग और रेप के केस लगातार बिहार में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते जा रहे हैं और महिलाएं त्रस्त हो चुकी है, तो जाहिर सी बात है महिलाएं ही बताएंगी कि आप किसकी सरकार बननी चाहिए। अब 2-3 चीजें, छपरा विधानसभा का बहुत बड़ा मुद्दा, मैं नहीं जान पा रही हूं कि आज हमने आपके स्टोरी में इसको क्यों नहीं सुना, पर यह बहुत बड़ा मुद्दा है। छपरा विधानसभा में वहां बिहार के निवासी लोग अपना वोटर आईडी लेकर खड़े हुए थे, लेकिन एसआईआर में उनका नाम नहीं आया और आज वो गुहार लगाते रहे कि क्यों हमारा वोट नहीं है, हम वोटर आईडी लेकर खड़े हैं, सरकार ने तो ये वोटर आईडी बनाया था, तो आज हम मत क्यों नहीं डाल सकते। तो ये धांधलेबाजी, जैसे कि हमने हरियाणा में देखी कि एक ब्राजीलियन महिलाओं को 22 जगह पर अलग अलग नाम से, अलग अलग जगह से वोट दिला दिए गए और वो कहां से आई, ना इलेक्शन कमीशन जवाब देती है, ना भारतीय जनता पार्टी जिनकी सरकार थी और बन गई है वो जवाब देती है। कैसे एक महिला 100 जगह रजिस्टर्ड है वोटर आईडी से, वो सवाल जरा पूछने वाले बनते हैं। तो जाहिर सी बात है महिलाएं डिसाइसिव फैक्टर रही हैं। आऊंगा मैं, हाँ बिल्कुल, इस मुद्दे पर मैं आऊंगा आगे चलकर शो में, आप ही उठाइएगा, आप ही को मौका दूंगा। लेकिन सत्यप्रकाश जी, 2 बातें निकलकर सामने आई। महिलाओं ने जो जमकर वोटिंग की, इसके मायने प्रीति शेखर जी ने कुछ और निकाला, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कुछ और निकाला, और इससे पहले हमारे राजनीतिक विश्लेषक सज्जन कुमार सिंह जी का कहना था कि इतने बड़ी तादाद में लोग निकल कर जो आए हैं, ये दरअसल नीतीश कुमार जी को एक तरह से फेयरवेल वोट कह लें या फिर ग्रेटिट्यूड वाले अंदाज वाले वोट थे। आपका क्या आकलन है? देखिए लक्ष्मण जी, मैं बिहार में घूम रहा और बिहार में पहली बार एक बहुत अच्छी बयार देखी है मैंने सरकार के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में, जिन्होंने पहली बार बिहार की महिलाओं की सुध ली। वो जब 2005 में मुख्यमंत्री 24 नवंबर को बनते हैं और 2006 में जब वो लड़कियों को साइकिल और पोशाक देकर भेजते हैं स्कूल, वो बच्चियां अब बड़ी हो गई हैं। जब उनको कन्या उत्थान योजना में 12वीं पास करने पर 25,000, स्नातक करने पर 50,000 मिलता है और उच्च शिक्षा में 33% आरक्षण और सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, तो बिहार में पुलिस की वर्दी में हर चौक चौराहे और चप्पे चप्पे पर 29% महिलाएं दिखती हैं। जब 2006 में वो जीविका दीदी का निर्माण करते हैं और 25 आते आते उनको 10,000 और देते हैं, 2 लाख बाद में देते हैं, तो महिलाओं का उत्साह बढ़ता है। जो महिला सशक्तिकरण में बिहार का मॉडल है, उन महिलाओं ने परचम उठाया है कि मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लालू राबड़ी राज में राबड़ी जी मुख्यमंत्री तो बन गई थी, लेकिन महिलाओं को घर से निकाल करके मतदान प्रतिशत महिलाओं का इतना नहीं कर पाई, क्योंकि महिलाओं की कभी सुध नहीं ली राजद ने। शिल्पी गौतम की हत्या हुई थी, जिसके किसी भी अपराधी को कभी सजा नहीं मिली पटना में। चंपा विश्वास आईएएस की पत्नी थी, उनका रेप लगातार होता रहा, किसी को न्याय नहीं मिला। तो बिहार में जब महिलाओं को दिया आवाज और न्याय नीतीश कुमार ने, तो नेता तो उनके नीतीश कुमार है ना। कोई अपराध की घटना यदि किसी महिला के साथ बिहार में होता भी है तो वो न्याय के दरवाजे तक पहुंचता है। लालू जी और राबड़ी के राज में वो न्याय तक पहुंचता ही नहीं था, एफआईआर तक नहीं होता था। उस राज को बिहार की जनता ने देखा है, समझा है, परखा है।
अब राहुल गांधी जी खुद ही हार स्वीकार करके हरियाणा पर प्रवचन देने चले गए कि बैटरी चोरी हुआ उनका कि वोट चोरी हुआ, तो ये बताएंगे। पंक्चर करके चले गए राजद को। कांग्रेस खुद नहीं चाहती कि राजद जीत जाए, वो उनके महागठबंधन की अपनी ठगबंधनी है, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन बिहार के मतदाताओं ने चुनाव में मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, इस बात को सलाम करना चाहिए। ये 14 तारीख को इस बात को सलाम करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आगे मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन संजीव कौशिक जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव कौशिक जी, इसके अलग अलग लोग मायने निकाल रहे हैं। महिलाएं बाहर निकलकर सामने आई हैं, ये नीतीश जी के पक्ष में आई हैं कि सरकार के खिलाफ आई हैं। बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, 20 साल का रिकॉर्ड टूटा है। ये रिकॉर्ड वोटिंग को कई बार लोग एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं, कई बार प्रो कम्बेंसी मानते हैं। तो इसको कैसे पढ़ा जाए? अब तक के संकेत क्या दिख रहे हैं आपको? लक्ष्मण जी, निश्चित तौर पर रिकॉर्ड टूटा है और लोग अपने घरों से निकल करके पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं और वोट दिया है, जम के दिया है। अब इसे दो तरीके से आप देखें, दोनों पक्ष के लोग अपने अपने तरीके से इसको दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के पक्ष में हवा है, महिला बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करने के लिए घरों से निकल रही हैं और वो वोटिंग कर रही हैं कि नीतीश कुमार के लिए ये आखिरी फेयरवेल है। दूसरी तरफ एक पक्ष ये भी है, जो कह रहा है कि लगातार जिस तरह से महागठबंधन के लोग वोट चोरी की बात करते रहे और लगातार इस पर प्रहार करते रहे, लोगों के मन में ये अवेयरनेस हुई है और उन्हें लगने लगा कि हमारे वोट चोरी तो नहीं हो रहे हैं या हमारे वोट कहीं और नहीं जाए, इसलिए वो बड़ी मजबूती के साथ अपने वोट की रक्षा करते हुए वो वोटिंग करने पहुंचे। अब अपने अपने पक्ष में इसका व्याख्या करते रहे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जिस सुशासन के बल पर यह बात कही जा रही है कि सुशासन की वजह से लोगों ने आभार व्यक्त किया और वोट करने या महिलाएं घर से निकली, उसी सुशासन का एक बानगी आज लोगों ने भी देखा कि किस तरह से उप मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में किस तरह से बेचार लाचार और बेसहारा दिखाई दे रहे हैं और किस तरह से तू मैं हो रही है और वो रो रहे हैं, एसपी को किस तरह से खरी खोटी सुना रहे हैं और धरने पर बैठने की वो बात कर रहे हैं। इसी राज्य में, इसी सुशासन में एक हफ्ते पहले एक ऐसे प्रत्याशी जो पहले से दागी रहे हैं उनको प्रत्याशी बनाया गया और वो एक हत्या के आरोप में जाते हैं और उनके प्रचार करने के लिए केंद्रीय मंत्री लग जाते हैं और वो डंकी की चोट पे कहते हैं कि आरोपी हैं, प्रचार करना हमारा फर्ज बनता है। अपराध तो नहीं है वो, अभी ये सिद्ध होगा तब अपराधी होंगे वो। तो जहां इस तरह की बातें हो तो ये बातें बेमानी हो जाती है कि आप कहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकारें कुशासन थी, उसमें अपराध तंत्र चलता था और इस राज्य में नहीं चल रहा है। इस राज्य में भी लोगों ने देखा है कि कैसे उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर ठाठ ठाठ गोलियां चली है, व्यापारियों के सीने में गोलियां मार दी गई, ठोक दी गई है, या फिर हॉस्पिटल में इलाजरत आरोपी के सीने में किस तरह से गोलियां उतार दी गई है। ये सारी चीजें लोगों ने देखा है और अभी समझ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। आप कहते हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त हमने बना दिया बिहार को। साहब, भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया आपने बिहार को। बिहार की जमीन पे जाके देखिए, कभी एक बार प्रधानमंत्री योजना के बारे में किसी गरीब से पूछिए कि कितने कट मनी आपको देना पड़ता है मुखिया से लेकर के ऊपर तक, फिर आपको पता चलेगा कि भ्रष्टाचार कितना है। 12,000 रुपए शौचालय में आते हैं, 12,000 में 2,000 रुपए देने पड़ते हैं साहब कट मनी शौचालय के। ये हकीकत है, जब आप जमीन पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये ऊपर से जो दिखाई दे रहा है, नो डाउट ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि नीतीश कुमार का 10 साल का शासनकाल शुरुआती दौर का निश्चित तौर पे उसमें बहुत कुछ दिखा। लोगों के पास चलने के लिए सड़कें नहीं थी, लोगों ने सड़कें देखी। बिजली का जाल नहीं था, बिजली के तारें देखी लोगों ने, पानी का नल जल देखा लोगों ने, घर घर तक वो पहुंचा। तो कुछ काम ऐसे थे जो दिखे। लेकिन 10 सालों के बाद में नीतीश कुमार केवल मैनेज करने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाए। नीतीश कुमार ऐसे एक मुख्यमंत्री थे जिनको कोई और ऑपरेट कर रहा है, अभी भी कोई और ऑपरेट कर रहा है। सत्यप्रकाश जी, ये बात बिल्कुल सही है। सत्यप्रकाश जी और फिर उसके बाद प्रीति शेखर जी, आप दोनों लोग को जवाब देना होगा इसका। देखिए, उन्होंने कई मुद्दे उठाए। दो चीज मैं कह दूं, जहां तक कानून के राज का सवाल है और न्याय देने का सवाल है, नीतीश कुमार के राज्य में कोई अपराध करेगा ना तो वो जेल के सीखचों के पीछे होगा। मुझे लालू जी का राज याद है, शहाबुद्दीन साहब के खिलाफ कोई प्रत्याशी खड़ा होता था, उसके घर पर बम बारूद चल जाता था, वो गिरफ्तार नहीं होता था। क्या बच्चा जी के जो 3 पुत्र मारे गए उसमें शहाबुद्दीन साहब की गिरफ्तारी उस समय हुई थी? नहीं हुई थी, बहुत दिन बाद हुई। उस तरह का राज नहीं है बिहार। नीतीश जी ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। नीतीश जी के राज में अगर सीधे अकाउंट में, महिलाओं के अकाउंट में, खाते में पैसा पहुंचता है तो वो पहुंच के रहेगा। चाहे वो कन्या उत्थान योजना हो, चाहे वो मजदूरों के अकाउंट में पैसा जाना हो, चाहे आंगनबाड़ी को जाना हो, चाहे वो युवाओं को जाना हो जिनको क्रेडिट कार्ड के जरिए वो 4.5 लाख रुपए देते हैं, अगर नहीं लौटा पाते तो उनकी माफी भी होती है। ये एक न्याय के साथ विकास का मॉडल है जिसमें समाज के हर हिस्से का विकास होगा। वहां तो लालू जी, राबड़ी जी के परिवार में उनके परिवार का विकास होता है। उनके लिए तो सामाजिक न्याय है, जवाब देना चाहते हैं आप? बेटवा सीएम बना, उनके लिए सामाजिक न्याय है, बिटिया सदन गई, तो उस सामाजिक न्याय को यहाँ की जनता ने नकार दिया क्योंकि वो परिवारवादी पार्टियां हैं।
क्योंकि संजीव जमीन कौशिक जी पर को जो जवाब देना किसानों चाहते के हैं। खेत तक बिजली पहुंचाएगा, मतदान उसी के पक्ष में होगा। जो घर घर गांव गांव की शहर की सड़कों से जोड़ देगा, मतदान उसी के पक्ष में होगा। जो नहीं, हर घर लेकिन बिजली संजीव जी पहुंचा कह देगा, रहे नल का जल हैं, पहुंचा देगा सवाल ये और उठ उन रहा है महिलाओं को कि शुरू सशक्त के 10 बनाएगा, साल में तो मतदान ठीक उसी था। के पक्ष में होगा। हाँ, संजीव कौशिक जी ने कहा कि शुरू में तो ये सारी बातें ठीक थी, लेकिन अंत में 5 साल जो था आखिरी का, उसमें मैनेज करने वाली छवि के तौर पर उभर कर आए। संजीव कौशिक जी खुद कुछ बोलना चाहते थे। मैं इसका एक लाइन में जवाब देना चाहता हूं। मैं एक लाइन में जवाब देना और चाहता हूं। बात इतनी ही नहीं है लक्ष्मण जी, बात मैं इतनी एक ही लाइन नहीं में है। सिर्फ आप जवाब कहा- दूंगा, आप समझ जाएंगे। बिहार का आ रहा हूं, आर्थिक सत्य विकास प्रकाश जी, आपके पास आ रहा हूं। 2005-10 की सरकार में देश में सर्वश्रेष्ठ था, 11.3%। और बिहार 1 नंबर से 4 नंबर तक ही ऊपर नीचे होता रहा। विकास दर बिहार का 14.5% है और 3,17,000 करोड़ का बजट है। हर शहर, हर शहर मैंने सत्यप्रकाश जी, मैंने कहा कि ये बिहार की जनता तय करेगी और आज भी आधी जनता ने ये बात तय कर दी चौथे है कि पायदान पर है। तो ये मैनेज करने वाले, अरे नीतीश कुमार को कोई मैनेज नहीं करता। नीतीश कुमार खुद एक 74 की आंदोलन से निकले नेता हैं और देश में मूल्यों और सिद्धांतों के मामले में कुछ हमें भी बोलने दीजिए ना सत्यप्रकाश जी। उपलब्धि है जीवन की कि उनके ऊपर एक मात्र लेश मात्र दाग नहीं है। वो समाजवादी नेता है और भाजपा के साथ भी होते हुए उन्होंने सिद्धांतों मूल्यों को उसी तरह बिहार में रखा। कौशिक जी बोलिए, कौशिक जी बोलिए। नीतीश कुमार ने कभी परिवार के लोगों को राजनीति में नहीं लाया। सत्यप्रकाश जी एक मिनट सुन लीजिए, कौशिक जी को सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। कौशिक जी, कौशिक जी क्या कह रहे हैं, बोले। हाँ सत्यप्रकाश जी, आप जदयू के नेता हैं और वरिष्ठ हैं। क्या आपको ये आहट सुनाई नहीं दे रही है कि जदयू के अस्तित्व समाप्ति पर या अस्तित्व पर ही खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या आप इस ट्रैप को नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरह की बातें हो रही है? क्या आप ये नहीं समझ? कौशिक जी, मैं राजनीति में, सुनिए कौशिक जी, अब सुन लीजिए, मेरी बात मैं भारत की राजनीति को आपको नहीं लगता कि अभी तक यदि वो फ्रंट सीट पे है तो संख्या के भागीदारी कल्पना वाली बात हम करते नहीं है। बार्गेन पावर में नहीं होती, केंद्र में उनकी भूमिका नहीं होती, तो क्या राज्य में उनकी भूमिका अगले सीट पर बैठने की होती? क्या प्रैक्टिकल बात कीजिए ना। और ये बात मुझे बोलने दीजिए, आपने पूछ लिया ना। पार्टी के समर्थक और वोटर भी जानते हैं। ये सब मेरा दर्द छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के वोटर और समर्थक इस दर्द से पीड़ित है कि आखिर सबसे बड़े पार्टी के तौर पे हम हैं तो हम पिछली सीट पे हम क्यों काबिज। और ये दर्द, इस सवाल का जवाब आपके पास भी नहीं है, क्योंकि बार्गेन पावर की वजह से आप अपनी सीट पे बैठे हैं। ये आप अपनी कल्पनाओं में जिए, हम हकीकत बयां कर दें। अरे महोदय, आप अपनी कल्पना में जिए, हम हकीकत बयान कर दें। मैं भारत की राजनीति को 1989 से जानता और पढ़ता रहा हूं। मैं एक बात कह दूं आपको कि नीतीश कुमार जब, मैंने कहा कि नीतीश कुमार ये बात समझ रही है, ऐसे करेंगे तो बहस नहीं होगी। मुझे तो चुप कराइए भाई, ऐसे थोड़ी बहस करने बैठा हूं मैं। ऐसा करते एक मिनट कौशिक साहब, एक आदमी बोले, नहीं एक मिनट आप लोगों के पास आता हूं मैं। हाँ, सत्यप्रकाश जी बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं। सत्यप्रकाश जी अपनी बात पूरी करिए। सत्यप्रकाश जी अपनी बात पूरी करिए। अवसर नहीं देंगे तो मुश्किल हो जाएगा बहस। नहीं, हमारे शो में बीच में नहीं कोई बोलता, आमतौर पर जवाब देने का अवसर मिलता है। जवाब दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल, बोलिए। देखिए, नीतीश कुमार जी वो नेता हैं जिनके प्रयासों से एनडीए का निर्माण होता है और भारतीय जनता पार्टी ने सदैव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ा। जब अछूत पार्टी कही जाती थी भाजपा, नीतीश जी ने जब छुआ तो उसका व्यापक प्रसार हुआ है देश में। और नीतीश जी के सम्मान में उन्होंने हमेशा इस बात को रखा कि बिहार में नीतीश कुमार। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना स्वीकार किया, क्योंकि वे बेविवाद मुख्यमंत्री रहे हैं कई वर्षों से। और पिछला आप लोकसभा का चुनाव देखिए, भारत में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट एनडीए का बिहार में हुआ, 31 सीटें जीती एनडीए। इस बात का परिचायक है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के संबंधों में जो पिरोया है प्रेम का गूंथ, वो अटूट है। और वो इस चुनाव में 25 में आपको दिखेगा कि दोनों के वोटरों ने एक दूसरे को जिताया है और बिहार में मुझे लगता है आपने अपनी बात पूरी कर ली। सरकार बनाने में फिर से सफल हुई है। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है आपने अपनी बात पूरी कर ली है। एक बात जो बातचीत के दौरान निकल कर सामने आई, प्रीति शेखर, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये उप मुख्यमंत्री का इस तरह से सड़क पर आरजेडी के एमएलसी के साथ तू मैं करना, ये इसके लोग अलग अलग मायने निकाल रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं झुंझलाहट में कर रहे थे और खुद उप मुख्यमंत्री हैं, खुद प्रशासन पे सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या है माजरा ये? लक्ष्मण जी, जैसा कि सबों के सामने ये बातें स्पष्ट रूप से आई कि आरजेडी के एमएलसी
जो वहां पर थे वो लगातार तू तराक की भाषा का प्रयोग कर रहे थे। और हमारे डिप्टी सीएम ने जो आरोप लगाए हैं कि उस जो जनप्रतिनिधि जो वहां पर थे वो लोगों को, वोटर्स को बरगलाने का काम कर रहे थे, उन पर दबाव डालने का काम कर रहे थे, उनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो एजेंट थे उनको जबरन वहां से भगाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये तो कोई गुंडा राज तो है नहीं। राष्ट्रीय जनता दल का तंत्र तो यहाँ पर अभी कुछ है नहीं। प्रशासन पर भी आरोप लगाया, आपके नेता ने प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि वो यहाँ पे पक्षपात कर रहे हैं, जो आमतौर पे आरोप कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां लगाती हैं। देखिए, जो आरोप डिप्टी सीएम ने लगाया है निश्चित रूप से उसकी जांच होगी। और कोई भी सिस्टम चाहे कोई भी रहता है, कभी कभी कोई व्यक्ति विशेष किसी की पार्टी भी बन जाती है, कभी कभी प्रशासन भी कभी कभी ऐसे काम को करती है, लेकिन जो भी दोषी होंगे उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और मुझे लगता है कि चुनाव आयोग भी निष्पक्ष ढंग से बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से इस पूरे ही 121 सीटों पर मतदान को उन्होंने संपन्न कराया है। तो इसकी पूरी जांच होगी और निश्चित रूप से ऐसे जनप्रतिनिधि जिनको शब्दों की मर्यादा का ख्याल नहीं रहा, जिनको की सामने एक लोकतंत्र के मंदिर में आप प्रतिनिधि हैं और इस ढंग से बातों को रखते हैं, लोगों को दबाव डालते हैं और लोगों को वहां से हटाने का काम करते हैं। निगहत अब्बास जी, ठीक है, समझ गए आपकी बात। निश्चित रूप से सबक सिखाया जाएगा उनको, निश्चित रूप से जो भी लोकतांत्रिक तरीका है उस हिसाब से उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी, क्योंकि ये हमारी सुशासन की सरकार है। एक बात मैं कहना चाह रही थी लक्ष्मण जी, एक बात मैं कहना चाह रही थी कि हमारे विपक्ष के प्रवक्ता और हमारे राजनीतिक विश्लेषक भी लगातार ये कह रहे थे कि अभी का जो दौर चल रहा है, जो वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ रहा है, तो वो हमारे सत्ता के विपक्ष में बढ़ रहा है। जबकि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सत्ता को बचाने के लिए, नीतीश सरकार को फिर से लाने के लिए और सुशासन की व्यवस्था खंडित नहीं हो, ये बदले नहीं, इसके लिए लोग बढ़ चढ़कर मतदान कर रहे हैं। उन्हें डर है कि आप तो कहीं सत्ता फिर से पक्ष की, जंगल आप तो ये राज दावा नहीं आ करेंगे जाए। ही ना जी, आप सत्ता पक्ष की हैं, तो आप ये दावा स्वाभाविक तौर पे करेंगे। अगर सत्ता के खिलाफ भी वोटिंग होता तब भी आप ये बात शायद नहीं कह रहे होते। निगहत अब्बास जी, नहीं, मैं रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ। जब भी वोट प्रतिशत जब भी बढ़ा हुआ होता है उसका फायदा एनडीए को मिला है। चाहे आप महिलाओं के वोट प्रतिशत की बात करें या कुल मतदान प्रतिशत बढ़ने की बात करें, जहां जहां पर भी ये वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आता है वहां पर एनडीए को फायदा मिलता है, ऐसा रिकॉर्ड है। पिछले चुनाव में क्या हुआ था, 167 सीटों पर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया, वो सीधे लगभग एनडीए के खाते में आई। ये रिकॉर्ड दोनों तरफ जाते हैं। ये आंकड़े जो हैं, जो अभी शुरू में सज्जन जी ने जो कहा था, ये दरअसल आंकड़े दोनों तरफ जाते हैं। ये जब ज्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है तो कुछ मायनों में ये सरकार के पक्ष में जाता है, कई बार सरकार के विपक्ष में जाता है। निगहत अब्बास कुछ बोलना चाहते हैं? धन्यवाद लक्ष्मण जी। बड़ा मुझे अच्छा लगा कि बड़ी भोली है मेरी बहन यहाँ पर, जो इतनी नादानी के साथ एक बात कह गई कि वहाँ के जो लोग थे, डिप्टी सीएम ने बोला है कि वहाँ के तो शासन प्रशासन के भी लोग मिले हुए थे। अरे भैया, सरकार आपकी, सिस्टम भी आपका, उसके बावजूद आप कह रहे भैया लॉ एंड ऑर्डर तो हमसे यहाँ पर सिमट नहीं रहा, संभल नहीं रहा, तो काहे आप बिहार की जनता से वोट मांग रहे हैं? जब डिप्टी सीएम आपके वहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो क्या ही तो आप जनता को सुरक्षित रखेंगे? ये तो मेरी समझ से परे है। खैर, इन्होंने दो बात बोली कि अगर वोट ज्यादा पड़ता है तो हम लोग एनडीए की सरकार बनाती है। तो मैं भी कह रही हूं, वोट ज्यादा पड़ता है मेरी बहन। एक महिला के नाम पर 22 वोट जब होते हैं, वो भी बाहर की आई हुई महिला, ब्राजीलियन महिला का चेहरा वहां पे लगा, चोरी करी हुई फोटो में 22 अगर वोट एक ही महिला के नाम पे होंगे, अलग अलग स्वीटी और सुनीता अलग अलग नाम से बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है वोट आप ही के हित में ज्यादा पड़ेगा। एक एड्रेस पे अगर 1700 लोग वहां पर रजिस्टर्ड होंगे तो जाहिर सी बात है आप ही के नाम का वोट बढ़ेगा। ये तो मैं कह रही हूं, इलेक्शन कमीशन को हम आपको कह ही रहे हैं। सरकार, आपकी सरकार इस बात को लेकर तो कटघरे में है। लगातार कांग्रेस पार्टी और विपक्ष इस पर आपके ऊपर प्रहार कर रहा है और आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ना आप जवाब दे रहे हैं, ना इलेक्शन कमीशन, सब बगले जाग रहे हैं। लेकिन यहां पर अब बात हो रही है जनता की, क्योंकि महिलाओं की बात हुई। बड़ी डींगे हाँकते हैं ये टॉयलेट्स बना दी, क्योंकि अभी टॉयलेट्स की भी बात हुई थी। बड़ी डींगे हाँकते हैं ये टॉयलेट्स बना दिए। अरे मैं तो कह रही हूं, सैनिटेशन डिपार्टमेंट में 1600 करोड़ रुपए के जो आप उपले बना रहे हैं, मुझे बताइए कि वहां पर आप टॉयलेट्स क्यों नहीं बनाते घर घर? क्यों ऐसा कि हाईएस्ट ड्रॉप आउट जो है वो महिलाओं का, बेटियों का स्कूल से, इसलिए क्योंकि वहां पर टॉयलेट्स नहीं है। मुझे बताइए आप क्यों उपले बना रहे हैं? शिक्षा विभाग में 800 करोड़ रुपए आप लेकर क्यों घूम रहे हैं? आप क्यों इस्तेमाल करके वहां पे प्रिंसिपल्स की नियुक्ति नहीं कर रहे हैं? स्कूल्स में अच्छे क्लासरूम्स में डेस्क नहीं है, पढ़ाने के लिए टीचर्स नहीं है, नियुक्तियां नहीं हो रही हैं। बताइए, हेल्थ विभाग में 1300 करोड़ रुपए बचे, फिर भी वहां पर जो महिलाएं बच्चे को जन्म देते देते वार्ड में मर जाती है, पर डॉक्टर देखने वाला नहीं है, दवाइयां नहीं है।
उसके अलावा नहीं सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोली लक्ष्मण जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोली। यहाँ पर हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लक्ष्मण जी मैं किसी के बीच में नहीं बोलती, मैं आपसे आशा करती हूँ मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा। बिहार में हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, एनसीआरबी का डेटा कह रहा है लक्ष्मण जी। मैं चाहती हूँ आज इस पर मेरी बहन बैठी है, जवाब देना कि क्यों जच्चा बच्चा वहां बच्चा देते देते मर जाती है, लेकिन वहां पर हॉस्पिटल्स में काम नहीं हो रहा है। आज ये सवाल उठते हैं और जनता को बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में उन्होंने करोड़ों रुपया लगा दिया। आज बताइए, आज भी बिहार में जो जेंडर रेशियो वो लोएस्ट है, सबके जवाब नहीं मिल पाएंगे। आपने कई सारे सवाल पूछे हैं। बिहार की सरकार सत्यप्रकाश जी बोलना चाहते हैं। सत्यप्रकाश जी, निगत आवाज एक मिनट, सत्यप्रकाश जी बोलना चाहते हैं। एनसीआरबी के डेटा को अगर आप फेक कहती है तो फिर मैं तो आपसे कान पकड़ लेती हूँ। निखत जी राजस्थान, एक मिनट निगत आवाज सत्यप्रकाश जी को सुन, चिपका दिया हूँ। निखत जी राजस्थान गई थी, वहां का डेटा बिहार ला के चिपका। मुझे नहीं पता कि निखत जी को इस बात का एहसास है कि नहीं कि जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में पहली बार बनी थी, उसने जनानी सुरक्षा एक योजना नहीं लाई। हुकुमदेव नारायण यादव सदन में बोल रहे थे, कह रहे थे अगर मेरी माँ को भी मिला होता तो शायद मैं बहुत स्वस्थ और सुंदर पैदा होता। नरेंद्र मोदी जी ने उन तमाम जच्चा बच्चा माताओं का ख्याल रखा। बिहार में जब सरकार बनी तो संस्थागत डिलीवरी के लिए नीतीश जी के प्रयासों से संस्थागत डिलीवरी बढ़ी। आयुष्मान भारत योजना कांग्रेस के बाप दादे के घर से नहीं आई थी देश में, कि हर गरीब को 5 लाख रुपए का इलाज कराने की सुविधा प्रदान की गई। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन फ्री किया गया, कोविड के समय भी यह किया गया, और नॉर्मल जो वैक्सीनेशन होता है वो मुफ्त मिलता है। तो कुछ पता है नहीं, झूठ बोलने का। राहुल गांधी के स्कूल से एक इंस्टीट्यूट ऑफ झूठा स्कूल झूठा गांधी चला रहे हैं, कहीं झूठ बोलते रहो, कभी बैटरी चोरी हो गया, कभी वोट चोरी हो गया, तो दिमाग सबका बैटरी चोरी हो गया, मैं खरीद के लगवाऊंगा सबका, तो शायद प्रजातंत्र के मूल्यों में और प्रशासनिक सुधार जो नीतीश कुमार जी के राज में हुआ वो दिखेगा। इस बिहार में कभी भी बच्चियां स्कूल साइकिल पर चढ़ के नहीं जाती थी, नीतीश कुमार ने भेजा। महादलित आयोग बना के 25 दलित जातियों का कल्याण किया। पता नहीं है इनको निखत जी को, चूंकि कांग्रेस से भेजे गए हैं, निखत जी तो कुछ बोलना है। तो राजस्थान निखत जी जवाब दे दीजिए, 15 सेकंड में फिर सज्जन जी के पास जाऊंगा। हरियाणा में चली गई, देश में सज्जन जी के पास जाऊंगा, झूठ बोलते जा रहे हैं, यही उनका विकास है। तो नीतीश कुमार जी के प्रयासों, उनके योजनाओं से मिले लाभ को बिहार की जनता जानती है, और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो गरीबों तक घर पहुंचाया, शौचालय पहुंचाया, सोलर एनर्जी पहुंचाया, विश्वकर्मा योजना में पैसा पहुंचाया, उसको भी देश समझता और जानता। बिहार पहला ऐसा राज्य बना जिसके गांव गांव घर घर में बिजली पहुंची। ठीक, निखत आवाज जी 15 सेकंड में सत्यप्रकाश जी का जवाब दीजिए, फिर सज्जन जी के पास जाऊं। लक्ष्मण जी ये रिपोर्ट है, ये वेरीफाइड रिपोर्ट एनसीआरबी के डेटा की है, जो मैं आपके साथ अलग से भी साझा कर दूंगी, क्योंकि मेरे पास अभी पेपर नहीं है। मेरे फोन में अलग अलग से मेरी बहन को, मेरे भाई को लिंक भेज दिया जाएगा। एनसीआरबी के डेटा को अगर आप झुठलाते तो आप अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, क्योंकि मेरे पास डेटा मैं घर पे बैठकर नहीं बनाती है लक्ष्मण जी से, भाई साहब वही बताइए, आप जाकर देखिए एसडीजी इंडेक्स में बिहार का क्या हश्र है, आप जाकर देखिए विकास में अगर हम बात करेंगे तो हाईएस्ट लोएस्ट चारा घोटाले में सजा नहीं देखिए, मैं इस प्रकार डिबेट मत करिए, प्रकार की सभ्य डिबेट नहीं होती, इन्हें चुप कराइए। मैं सुन लेते हैं, निगत आवाज जी को सुन लेते हैं। शर्म नहीं आई कि जो नौकरी के बदले जमीन खा के पूरा लालू परिवार, इन्हें चुप कराइए। देखिए मैं ना तरीके से, सभ्य तरीके से डिबेट करना जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे तरीके से डिबेट करना जानती हूँ। इन्हें बोलिए लक्ष्मण जी, ऐसा करते आप दोनों लोग शांत हो जाइए, ऐसा कर आप दोनों लोग शांत हो जाइए, फिर मैं आता हूँ दोनों लोग पास आऊंगा। सज्जन कुमार सिंह साहब, चूंकि आप बिहार में हैं पिछले 2 महीने से, जब से मैं आप हमारे शो में आ रहे हैं बिहार के मुद्दे पर, इस 2 महीने के दौरान रहे, और अब आज पहले पर मैं निगत जी आपके पास आऊंगा आगे चल करके। सज्जन जी, आज जो वोटिंग परसेंटेज दिखा, हर सीट के हिसाब से आपने वोटिंग परसेंटेज का एक तरह से शुरुआती जो आकलन किया होगा, आपको क्या लग रहा है कि कहां पे ज्यादा वोट पड़े, कहां पे कम वोट पड़े, किस तरह के वोटर ज्यादा दिखे आपको? सज्जन जी आप म्यूट पे हैं। जी लक्ष्मण जी, देखिए ये वोटिंग परसेंटेज का आप देखें तो सीट बाय सीट अभी उतनी गहराई से देखना नहीं हुआ है, लेकिन जिलों के हिसाब से देखने को मिला कि जैसे आप देखिए वैशाली में कम है, बेगूसराय में बहुत ज्यादा है, शहरों में गांव के तुलना में कम है, लेकिन फिर भी पहले की चुनाव की तुलना में काफी ज्यादा है।
तो उसको 2-3 तरीके से देखें कि स्विंग फैक्टर क्या है। और ये बात निश्चित तौर पे जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तो लोग अलग तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन जहां तक इसको कुछ चीजें क्या इस तरीके से सज्जन जी इस तरह से देखना, इस तरह से देखा आपने क्या कि जहां पे महागठबंधन के मौजूदा विधायक ज्यादा हैं वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम पड़ा है कि ज्यादा पड़ा है, जहां पे एनडीए के विधायक ज्यादा है वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम पड़ा है कि ज्यादा पड़ा है, इस तरीके से आपने देखा क्या? नहीं, उस तरीके से नहीं देखा, लेकिन एक पैटर्न समझ में आया है, क्योंकि हम लोगों ने कैंडिडेट जब अलग अलग पार्टियों के द्वारा दिया गया था तो आप जब ग्राउंड पे जाते हैं तो दिख जाता है, क्योंकि हम स्कीम्स की, लीडरशिप की, महिलाओं की, युवाओं की, एक बड़े स्तर पे बड़े वेरिएबल्स को के आधार पे चुनाव का आकलन करते हैं। एक फैक्टर जो इसमें थोड़ा कम ध्यान दिया गया पूरे चुनावी प्रक्रिया के दौरान, वो था कैंडिडेट का फैक्टर। और जब मैं कैंडिडेट की बात करता हूं तो किसी पार्टी की बात नहीं है, हर पार्टी में कुछ कैंडिडेट जो है वो रिलेटेबल हैं, उनसे सरोकार रहता है जनता का, और बहुत सारे कैंडिडेट वो हैं जो रिलेटेबल नहीं है। लोगों को लगता है कि चलिए पार्टी के नाम पे तो दे देंगे, लेकिन कैंडिडेट कोई और आता तो और अच्छी बात। और ये हर पार्टी में सापेक्ष है। तो वैसी स्थिति में हमने देखा है कि जहां जहां हमारा एक आकलन है कि कैंडिडेट अलग अलग पार्टियों के वैसे दिए गए जिनके तुलना में वहां की जनता किसी और कैंडिडेट की अपेक्षा कर रही थी, वहां पे वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम है। तो मान के चलिए कि कैंडिडेट की रिलेटेबिलिटी एक फैक्टर है। जैसे आप देखिए वैशाली में थोड़ा कम है, उसका एक कारण बहुत बड़ा ये है कि वहां पे बहुत सारी सीटों में, चाहे गठबंधन का हो चाहे वो एनडीए की तरफ से हो, बहुत सीटों में ऐसे कैंडिडेट दिए गए जहां पे कोर वोटर्स के बीच में वो उत्साह जो है, कमिटेड है लेकिन उत्साह थोड़ा कम है। पहला तो ये है, तो ये एक बड़ा फैक्टर है। दूसरा, आप जरूर ये देखें कि प्रशांत किशोर का फैक्टर इस बात से नहीं इस चुनाव में देखा जाना चाहिए कि उनकी सीटें कितनी आएंगी, उन्होंने वोट परसेंटेज कितना अपनी पार्टी के लिए बनाया है। उनकी एक बहुत बड़ी सक्सेस इस बात से मापी जानी चाहिए कि इस बार मुद्दों को लेके उन्होंने काफी डाइवर्सिफाई कर दिया इलेक्शन को। ये केवल कास्ट नहीं बल्कि कास्ट और प्लस के, और इस प्रेशर में बाकी पार्टियां भी आई कि जहां पे वो पुराना जो सेटल्ड इक्वेशन था उससे आगे आने के लिए हर पार्टी को काफी ज्यादा उद्वेलित होना पड़ा। तो वैसी स्थिति में आप देखेंगे कि महिलाओं का तो एक प्लस फैक्टर था। जो पुरुष युवा है, जब हम यूथ की बात करते हैं तो मान के चलिए उसमें आधा तो महिला पक्ष में जाता है, लेकिन जो पुरुष युवा हैं उनमें थोड़ी बहुत निराशा या उत्साह वाले, उनके पास कोई बहुत ज्यादा इंसेंटिव इस बार वोट करने का नहीं था। तेजस्वी यादव को ज्यादा मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि मुद्दा शुरू से इस इलेक्शन का कांग्रेस के द्वारा डोमिनेट किया गया था, मैनिफेस्टो के रिलीज होने के पहले तक एसआईआर और वोट थेफ्ट के मामले पे जो कांग्रेस का मुद्दा था, तेजस्वी यादव उसको सपोर्ट करते देखे थे, इसलिए वो बन नहीं पाए। तो 2020 में जो तेजस्वी युवाओं के एक आकर्षण बने थे, मुस्लिम यादव के बियॉन्ड भी युवाओं के लिए, वो इस बार हमें जमीन पे नहीं दिखा। तो एक तो कैंडिडेट और दूसरा जो पुरुष युवा है, ये दो फैक्टर जहां ज्यादा दिखा, ये स्विंग फैक्टर में ज्यादा आपको दिख रहा है, और जहां पे कैंडिडेट से रिलेटेबिलिटी थोड़ी कम थी वहां कम दिख रहा है। शहरों का मतदान हमेशा गांव से कम होता है, इसलिए बहुत आश्चर्य नहीं है। इस बार ज्यादा क्यों हो रहा है? एक तो मैं कह रहा हूं कि महिलाओं और बाकी का एक, मुझे लग रहा है लोगों ने मान लिया है कि नीतीश जी का अंतिम चुनाव है, और ये दिख रहा था एक ग्रेटिट्यूड जो 2020 से ज्यादा इस बार दिख रहा है। और दूसरा, याद रखिए कि 2020 कोविड के दौर में हुआ चुनाव था, ये कोविड के बाद का चुनाव है। इस चुनाव में बहुत सारे प्लेयर्स थे, प्रशांत किशोर जैसों की भूमिका इस बात से आंकी जानी चाहिए कि इस बार जो मतदाताओं का वर्ग है वो काफी सक्रिय रहा। अंत में कोई अपना वोट वेस्ट नहीं करता है, वो जीतते कैंडिडेट को देना चाहता है। इस कारण से बहुत सारे लोग जनसुराज को जो देना चाहते होंगे वो नहीं दिए, लेकिन निश्चित तौर पे सक्रियता बढ़ी है। आप देखिएगा एक बात, नोटा वोट की संख्या इस बार घटेगी, इंडिपेंडेंस वोट की संख्या घटेगी, क्योंकि इस बार लोगों ने क्लियरली दो धुरी में चुनाव को देखा है। और उस कारण से चाहे महिला हो, चाहे आप कास्ट और कम्युनिटी इक्वेशन पे देखें, चाहे आप लीडरशिप के फैक्टर पे देखें, नीतीश वर्सेस तेजस्वी, लोग बात कर रहे थे। एक फैक्टर जिसपे थोड़ा सा डिप हुआ है, उत्साह कम हुआ है, वो बहुत सारी पार्टियों ने ऐसे कैंडिडेट्स दिए हैं जिनकी रिलेटिबिलिटी थोड़ी कम थी, और मुझे लगता है वो एक बड़ा कारण है कि चुनाव का परसेंटेज जिन जिन विधानसभा में कम हुआ है, कैंडिडेट की रिलेटिबिलिटी कम होना एक बड़ा कारण है। जी लक्ष्मण जी।
ये एक बड़ा कारण है। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, डेटा आ गया है चुनाव आयोग की तरफ से आधिकारिक तौर पर, और वो कहा गया है कि अब तक का सबसे रिकॉर्ड वोटिंग यहाँ पर हुई है। रिकॉर्ड वोटिंग का मतलब जो है, उन्होंने टोटल परसेंटेज दिया है वो आपको है 64.66%। 64.66% की वोटिंग हुई है, चुनाव आयोग का डेटा आया है। और इससे पहले 1998 में 64.6% हुआ था। उसके बाद का ये सबसे बड़ा डेटा है। 2000 में 62.57% की वोटिंग हुई थी। तो ये अपने आप में एक अच्छा संकेत है, भले ही जिसके भी पक्ष में जाए इतने लोग निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये कौशिक साहब, इसको SIR से जोड़ कर देखना कितना सही होगा कि 64 लाख 65 लाख वोट कट गए, इसका असर तो नहीं यहाँ पर दिख रहा है कि परसेंटेज टर्म में ज्यादा दिख रहे हैं ये? तो मैंने शुरुआती दौर में ये बात कही है कि दो तरीके से इसे देखा जाना चाहिए। निश्चित तौर पे सत्ता में जो लोग बने हुए हैं उनके पास बहुत सारी सुविधाएं होती है, पैसे की कमी नहीं होती है, सारा अमला सिस्टम उनके पास होता है। जाहिर सी बात है कि जो महिलाओं की कतार आप लंबी देख रहे हैं, हो सकता है कि ये असर वो हो कि 10,000 रुपए हर घर में पहुंचाए गए। अभी विपक्षी पार्टी के पास ये सिस्टम तो था नहीं। यदि 20 साल तक बहुत शानदार आपने काम किया तो शायद इसका सहारा नहीं लेना पड़ता। दूसरी बात, राहुल गांधी लगातार ये बात, हालांकि ये केवल बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं था, राहुल गांधी समग्र हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ये बात कह रहे हैं कि वोट चोरी लगातार हो रही है और गलत तरीके से इस तरह से वोट को डिलीट किया जा रहा है, या फर्जी नाम पते पर एक पते पर 500-500 लोगों के नाम और वोटर कार्ड बने हुए हैं। तो वो जिस तरह से तथ्यात्मक रूप से अपनी बात रख पा रहे हैं और बात रख रहे हैं वो राहुल गांधी, सवाल का जवाब देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक लाइन में कहता है कि हम बड़े ईमानदार हैं, राहुल गांधी की बातें बेबुनियाद है, सच्चाई हमारे आंखों में देखिए। तो इस तरह के जो जवाब मिल रहे हैं उससे वोटर संतुष्ट नहीं है। वोटर को ऐसा लग रहा है कि सचमुच में ऐसा चोरी तो नहीं हो रहा है। तो एक वर्ग ऐसा भी है जो निश्चित तौर पर इस अपील के बाद में वो भी निकल के बाहर निकला कि नहीं, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। तो एक कारण ये भी हो सकता है, हम एक तरफा नहीं मानते इस बात को, लेकिन हम लगातार ये बात कह रहे हैं। प्रीति शेखर जी, एक कारण ये भी हो सकता है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप लगाया, तो उस वोट चोरी को खारिज करने के लिए, उसको कह सकते हैं कि उसके असर को कम करने के लिए वोटर ज्यादा निकल के आ रहे हैं। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वोट चोरी का जो आरोप विपक्षी लगा रहे थे, दरअसल वो आपस में महागठबंधन के लोग ही आपस में अपने अपने सीटों की चोरी कर रहे थे। कहने को दोस्ताना लड़ाई वो लड़ रहे हैं, लेकिन आपस में वो जुत्तम पैजार वाली लड़ाई लड़ी जा रही है कई सीटों पर। तो ये वोट चोरी का आरोप लगाने वाले वोट चोर कौन है, कौन किसकी वोट चोरी हुई, वो तो सामने आए नहीं। जिसने अब आवेदन दिए उसका निराकरण हुआ, और जो लोग आए ही नहीं उसके लिए वो हाय तौबा मचा रहे हैं। तो आपके जो सिर्फ टीवी स्क्रीन पर आकर वोट चोर का नारा लगाना, वोट चोरी का आरोप लगाने से तो कुछ होता नहीं है। आप में यदि सत्यता थी तो आपको सामने आना था, लिखित में आपको आवेदन देने थे और उसके लिए समय मिला था, उसका निराकरण होता। लेकिन आरोप लगाने से सत्य नहीं होता और सच्चाई कभी छिप नहीं सकती। सच्चाई यही है कि बिहार में एनडीए सरकार ने चहुं ओर विकास कार्य किए हैं, हर वर्ग इससे खुश है। अति पिछड़ा को आरक्षण मिला है, लोगों को, अल्पसंख्यकों को समान रूप से समान अवसर मिले हैं, महिलाओं को काम मिला है, आर्थिक रूप से संपन्न हुई है, युवाओं के हाथ में रोजगार मिला है। तो किधर हमारा काम बचा रह गया? और जो भी अब इंडस्ट्रियलाइजेशन और इस तरफ हम लोग औद्योगिकरण की तरफ जब हमारे बिहार को बढ़ाने की बात है, तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता एनडीए के साथ है और इसीलिए लोग बढ़ चढ़कर भी मतदान कर रहे हैं। और बढ़ते हुए मतदान प्रतिशत से एक बात बिल्कुल साफ है कि विपक्ष का सुपरा साफ होने वाला है और एनडीए की पहले चरण की चुनाव में हम लोग 121 सीटों में 100 सीट पर कम से कम हम लोग निश्चित रूप से अपनी जीत को सुनिश्चित करने जा रहे हैं। अब्बास, मैं ऐसा करता हूं कि ठीक है, एक मिनट बस मैं 1 मिनट। हाँ। लक्ष्मण जी, मैं अपने विपक्ष की प्रवक्ता बहन से मैं कहना चाहूंगी कि अपने आंकड़े मुझे लगता है कि आपने जंगल राज वाले उठाकर रख दिए हैं, क्योंकि अब यहाँ पर हर घर में शौचालय है, इज्जत घर से मोदी जी ने लोगों को नवाजा है, जो बेघर थे उनको उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने घर भी दिया है, उनके स्वास्थ्य की भी चिंता की है, उनके पढ़ाई की भी चिंता की है। और आपको ज्यादा चिंता है तो बिहार आ जाइए, बिहार के एक एक गली में हमारे साथ घूम लीजिए, आपको कहीं पर भी शौचालय विहीन घर नहीं मिलेगा। हर विद्यालय में लड़कियों के लिए। निगहत अब्बास जी, अब जवाब दे ही दीजिए, मैं तो ब्रेक पे जाने वाला था, लेकिन चूंकि आपके नाम लेकर के प्रीति शेखर जी ने कहा आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं ब्रेक पे जाता हूं।
लक्ष्मण भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जिन्होंने बड़ा बड़ा प्रचार किया उसमें ना ही महिलाओं को मार्केट एक्सेस मिला और ना ही ट्रेनिंग मिली, ये जग जाहिर है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दहेज हिंसा में बिहार टॉप पे चल रहा है। नहीं, आप इन्हें बोलिए, प्रीति सुन लीजिए, मेरे बीच में बोलने देंगे तो फिर प्रीति जी सुन लीजिए, ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। डिबेट खराब हो गई। आपकी बात ने जैसे सुनी वैसे आप लोगों की बात को सुन लीजिए। एक मिनट प्रीति शेखर जी को सुन लीजिए, उनकी बात। निगत आबादी बोलिए, सिखानी आती है, बोलिए, इन्हें बोलिए, सभ्यता से डिबेट करेंगी। महिला है, मैं भी सम्मान कर रही हूँ, मैं भी महिला है, आप भी सम्मान करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दहेज हिंसा में एनसीआरबी के डेटा बताता है, मैं नहीं बताती हूँ। जिस डेटा को झुठला रही है, मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई है, आपके सामने कैमरा पे लाइव दिखाई है। करोड़ों लोग आपका चैनल देखते हैं। बिहार टॉप करता है, उसके ऊपर ये जवाब नहीं देंगी। उज्ज्वला योजना में आज तक भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन बता नहीं पाया है कि क्यों 400 से 1200 रुपए का सिलेंडर हो चुका है और क्यों महिलाएं लकड़ी पर फिर से खाना बनाने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। और ये जिस शिक्षा व्यवस्था की बात करती है, हाईएस्ट इलिटरेसी रेट यानी लोवेस्ट इलिटरेसी रेट है, ये मैं नहीं कह रही हूं, सरकारी आंकड़ा है। मेरी बहन जाकर आप पढ़कर आती है अपना एससीआरबी का डेटा या एनसीआरबी का डेटा, तो आपको पता चल जाता। मैं तो पूछ रही हूं, आप ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बड़ा बड़ा गुणगान करती हैं, महिलाओं के बारे में बात करती हैं, तो क्यों है कि आज तक जेंडर रेशियो बिहार में सबसे कम है? 882 प्रति 1000 लड़कों पर 882 महिलाएं। ऐसा क्यों है, ये बताने की क्षमता आप रखिए और यहां पर जवाब दीजिए। देखिए, इमरतियां बनाना, जलेबियां बनाना, यहां पर बड़े बड़े पहाड़ और कसीदे पढ़ देना कि देखिए, आज आपको जवाब देना पड़ेगा कि महिलाओं के लिए आपने करा क्या है और अपने ही डेटा को यहां पर जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैं तो वही कह रही हूं, मैं यहां पर खुद कलम से डेटा नहीं लिख रही हूं। एससीआरबी बिहार सरकार की आप ऑफिशियल गवर्नमेंट वेबसाइट पर चले जाइए या फिर आप नेशनल डेटा उठा लो। ये मैं नहीं कह रही हूं, मुझसे ज्यादा तो लक्ष्मण जी आपकी जानकारी है। डिबेट में मत लेके आइए झूठा डेटा। ऐसा करते निगत आबाद, आप डेटा को शेयर करना चाहते तो हमारे ट्विटर हैंडल पर भी शेयर कर लीजिए, बाकी हमारे वक्ता भी देख लेंगे। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो चर्चा करें आखिर कौन से मुद्दे पहले चरण पे ज्यादा हावी होते हुए दिखे और आगे के लिए क्या यहाँ से संकेत निकलकर सामने आ रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार में पहले चरण के मतदान के ऊपर। सज्जन जी, मतदान से पहले कई सारे मुद्दे वहां पे चल रहे थे। बेरोजगारी का मुद्दा चला, पलायन का मुद्दा चला। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के तर्ज पर यहाँ भी चुनाव से पहले महिलाओं को रिझाने के लिए अलग अलग योजनाओं की घोषणा की गई। एनडीए सरकार ने इसे लागू भी तो कर दिया, लेकिन ग्राउंड पे आपको सबसे ज्यादा हावी होता हुआ कौन सा मुद्दा रहा? देखिए लक्ष्मण जी, दो मुद्दों के बीच में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काफी एक दूसरे से होड़ है। एक नीतीश जी की फ्लैगशिप स्कीम जो जीविका दीदी, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री रोजगार योजना का नाम दिया, उसमें अपनी एक प्राथमिकता की ये मुख्यमंत्री रोजगार योजना है, अपनी सेंट्रलिटी सिद्ध की। और दूसरा जो इसके बाद जब मैनिफेस्टो रिलीज हुआ, थोड़ा देर से हुआ, और तेजस्वी ने हर घर में सरकारी नौकरी देने की बात की। अब सवाल ये नहीं है कि दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे, बात ये थी कि ये एक नैरेटिव था। अब ग्राउंड पे हमने इन दो चीजों को देखा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मुद्दा ग्राउंड पे क्या नहीं दिखा। एसआईआर हमें नहीं दिखा एक मुद्दे के तौर पे, ये एक बहस का मुद्दा है, लेकिन लोगों के बीच में चुनाव से जोड़ के एसआईआर को हमने एक मुद्दे के तौर पे नहीं देखा कि लोग एसआईआर की बात कर रहे हो या वोट चोरी की बात कर रहे हो। उसका कारण यह है कि इस बार बात यह चल रही थी कि नीतीश जी की योजना, जिसमें पायलट सीट पे मुख्यमंत्री रोजगार योजना थी, और उसके साथ दूसरी जो उन्होंने वृद्धा पेंशन की बात की थी, बिजली फ्री किया था, और तमाम जो उनके पुराने, तो उनकी एक स्मृति थी कि 2005 के बाद जो की है वो था। दूसरा ये था कि भाई तेजस्वी आपसे 5 साल मांग रहे हैं, आप रहेंगे नहीं रहेंगे, इस मुद्दे पे बातचीत चल रही थी। तो हमने इसमें 2020 से के तुलना में ये देखा कि नीतीश जी को लेके वो जो, इसलिए बार बार मैं ग्रेटिट्यूड वाली बात कर रहा हूं, 2020 में जबकि वो सक्रिय थे, स्वास्थ्य अभी से अच्छा था, फिर भी ये ग्रेटिट्यूड वाली बात नहीं दिख रही थी क्योंकि एनडीए बिखरा हुआ था। इस बार हमने देखा कि एनडीए के कोर वोटर्स में, चूंकि मुख्यमंत्री रोजगार योजना की बात कर रहे थे, तो लोग उसके साथ उनकी बाकी स्कीम्स को भी जोड़ रहे थे। अब सवाल यह है कि तेजस्वी जी के जो हर घर में सरकारी योजना की बात है, तो वहां पे हमें बिल्कुल एक कम्युनिटी सेंट्रिक नैरेटिव देखा, और कहीं कहीं जो सब टेक्स्ट है, मुकेश साहनी की कम्युनिटी भी जिन सीट्स पे है उनके बीच में भी थोड़ा बहुत तेजस्वी के लोग के समर्थन देखा, लेकिन वो अरिथमेटिक ज्यादा था, केमिस्ट्री कम था।
तो पहली अरिथमेटिक इसलिए ज्यादा था क्योंकि जब उनको उप मुख्यमंत्री घोषित किया गया, उन्होंने इस बात को बताया कि समाज में कोई पहली बार हुआ है, तो ये एक हमें फर्क दिखा। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो महिलाओं की योजना की प्राथमिकता है। इस बात को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह हमने बिहार में भी देखा कि पुरुष वर्ग भी जो है वो भी कह रहे हैं कि हाँ महिलाओं को मिला और महिलाएं कर रही हैं, उसकी चर्चा ज्यादा थी। दूसरी बात हमने ये देखा कि वोट चोरी का मामला जो है राजद के लोग नहीं कर रहे थे, और हर घर में सरकारी नौकरी वाली बात जो है कांग्रेस के लोग नहीं कर रहे थे। तो ऐसी समर्थक की मैं बात कर रहा हूं, ऐसी स्थिति में आप देखिए ग्राउंड पे जो केमिस्ट्री दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। और तेजस्वी क्या कह रहे थे कि आप 5 साल हमें दें, तो वो 5 साल क्यों देखें? तो जंगल राज का मुद्दा हमें, ये अंतिम बात है, वो लास्ट 1 हफ्ते में हमने देखा कि जंगल राज की जो बात है क्या 20 साल के बाद भी वो है, तो उसकी चर्चा उन लोगों में जो नीतीश के कोर वोटर है दिखी। लेकिन कारण ये नहीं था कि उन्होंने 90 का दौर देखा था। हमने कहा कि भाई आप 5 साल तेजस्वी को क्यों नहीं दे सकते हैं, एक बार आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। तो उस पर बात ये थी कि कमी तेजस्वी यादव की नहीं है, कमी जो उनके समर्थक वर्ग जमीन पे है उनकी है। जब 20 साल से वो सत्ता में नहीं है तब उनकी जो प्रतिक्रिया होती है, उनकी जो उपस्थिति होती है वो कहीं ना कहीं बहुत ही संयमित नहीं है, रिस्ट्रेंड नहीं है। वो सत्ता में आ जाएंगे तो क्या होगा? तो जो जंगल राज की परिकल्पना जो अंतिम मंच पे चढ़ के कट्टा वाला जो विजुअल आया था वो भी काफी ज्यादा नैरेटिव को उसने और उस धारणा को प्रबल कर दिया, प्रबल कर दिया। संजीव कौशिक जी, ये केमिस्ट्री जो है उसकी कमी आपको भी दिखी क्या? कमी अब महागठबंधन में दिखाई दे रहा है। मुझे तो केमिस्ट्री की कमी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो एनडीए के गठबंधन है उसमें हमको दिखाई दे रहा था। अंदर खाने में स्थिति ये थी कि सब लोग ये बात समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस बार निपटाने की तैयारी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसलिए गुस्से में थे क्यों नहीं लग रहा था कि सबसे बड़ी दल के मुखिया हम, तो हम पीछे क्यों बैठे। तो वो जाहिर सी बात है कि यदि मजबूरी नहीं होती या केंद्र में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती तो कब के साइडलाइन कर लिए जाते। नीतीश कुमार के बारे में कहा जा रहा है कि स्वाभाविक तौर पर वो एनडीए के सहयोगी हैं, लेकिन ये वही नीतीश कुमार है कि मोदी जी के नाम पर पार्टी में से बाहर निकल जाते हैं। वही नीतीश कुमार है मुख्यमंत्री का कुर्सी छोड़ देते हैं। वही मुख्यमंत्री हैं जो इतनी बड़ी अदावत पाल लेते हैं कि कहते हैं कि मर जाएंगे दोबारा नहीं जाएंगे। उधर से होता है कि दरवाजे जीवन में कभी नहीं खुलेंगे, दरवाजे भी खुलते हैं और ये मरते भी नहीं और जाके मिलते भी हैं। तो ये देखिए, ये एक अवसरवाद की राजनीति आपको दिखाई देती है जिसमें सैद्धांतिक तौर पर कहीं कोई तालमेल नहीं दिखेगा। और ये बात दोनों पार्टी के दोनों वोटर जो है वो समझ रहे हैं, और दोनों वोटर की यही व्यथा है कि आखिर हमारे मुख्यमंत्री को इतनी तरजीह क्यों नहीं दी जा रही है, क्यों उनको साइडलाइन किया जा रहा है। और उधर वाले के मन में ये बात है कि सबसे बड़े पार्टी के मुखिया हम, तो हम पीछे क्यों, हमारे मुख्यमंत्री क्यों नहीं होने चाहिए। अब इस असमंजस में शेखर जी, ये है क्या असमंजस? आप म्यूट पे हैं। देखिए, हमारे पार्टी में कोई असमंजस नहीं है। हम लोग तो बिल्कुल एकजुट होकर, हमारे यहाँ सीएम फेज भी बिल्कुल सबकी सहमति से हुआ। नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। सीटों का बंटवारा हमारे यहाँ सौहार्दपूर्ण तरीके से हुआ। हम लोग किसी भी एक सीट पर फ्रेंडली फाइट नहीं के नाम पर आपस में सच में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन महागठबंधन का देखिए क्या है, आपस में ये लठबंधन एक बन चुका है। कई सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस अलग अलग लड़ रही है या अन्य भी सहयोगी दल। तो इनके यहाँ कोई भी चीज स्वाभाविक नहीं दिख रहा है। अब राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी जी को कांग्रेस वाले सीएम मानने को तैयार नहीं है, और उधर राहुल गांधी जी आते हैं, रैली करते हैं, पद यात्रा करते हैं, तो वहां पर तेजस्वी जी को उतनी तवज्जो नहीं मिलती है। और दूसरी तरफ बिहार राज्य में सीटों के बंटवारे की जब बात आती है तो वहीं तेजस्वी जी कांग्रेस को जो है बिल्कुल आईना दिखा देते हैं कि आपकी औकात क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखती अपने राजनीतिक विश्लेषक महोदय से कि हमारे एनडीए में ऐसी कुछ भी टकराहट या कड़वाहट। ठीक है, आप सहमत यहाँ पे नहीं रखती है। निखत अब्बास जी, मैं 2 सवाल पूछूंगा जो अलग अलग वक्ताओं ने कहा भी, कि आपको भी लगता है कि सीटों के बंटवारे को लेकर के, आपसी केमिस्ट्री को लेकर के अगर तस्वीर पहले साफ हो चुकी होती तो शायद आप लोग मजबूत स्थिति में रहती। सीट बंटवारा होने में देरी, नामांकन प्रक्रिया खत्म हो गई, शुरू हो गई, तब जाके सीटों का ऐलान हो रहा है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा डैमेज कर गई या कमजोर कर गई कार्यकर्ताओं को।
नहीं लक्ष्मण जी, हर पार्टी और हर गठबंधन अलग अलग तरीके से अपने काम को करता है और ब्लूप्रिंट अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, और उसी प्रकार हमारी पार्टी ने भी, हमारे गठबंधन ने भी काम करा है। हम बीजेपी के तो नक्शे हमने उस प्रकार से काम करा है। खैर बिहार की जनता की बात कर लेते, क्योंकि बिहार की जनता अब सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन मांग रही है, और ये असुरक्षा, महंगाई और लगातार भ्रम दे रहे हैं। जुमलों की राजनीति ये लगातार करते हैं। इन्होंने बड़े बड़े कसीदे पढ़े, चाहे कोई भी हो, यहाँ पर जदयू के मेरे भाई बैठे हो या मेरी बहन बड़ी प्रखर वक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, वो बैठी हुई है। मैं तो आज भी पूछ रही हूँ, कल भी पूछ रही थी, और लगातार इन लोगों से डिबेट पे मैंने कुछ आंकड़े देकर कुछ सवाल पूछे जिसके जवाब ये आज तक नहीं दे पाए हैं। सवाल ये उठता है लक्ष्मण जी, जब पहला चरण का चुनाव आज हो चुका है, अगला आने वाला है, जनता सवाल पूछ रही है, ये जवाब दे नहीं रहे, ये मुख्यमंत्री की बात करते, ये उन्हीं मुख्यमंत्री की बात करते जिनको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा था, नीतीश बाबू को कहा था कि इनका तो डीएनए ही खराब है। तब बिहार की जनता का अपमान नहीं हुआ था, तब नीतीश बाबू का अपमान नहीं हुआ था। आज उनके लिए कसीदे पढ़कर ये सर पर बिठाने की बात करते। तो ये राजनीतिक खेल जो है, जो राजनीतिक संबंधों की बात करी, वो नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा बेहतर तो कोई बनाना जानता ही नहीं। रात को बोलते हैं 70,000 करोड़ का घोटाला करा है, और 2 दिन बाद महाराष्ट्र में बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में, अपने गठबंधन में शामिल कर लेते। तो ये किस प्रकार के यहाँ पर गठजोड़ चढ़ते हैं, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जग जाहिर है, आपने, मैंने और मेरी बहन ने भी देखा है। वो यहाँ ना बोले तो अलग बात है। तो आज बिहार की जनता की जब बात करते हैं, वहां शिक्षा चाहिए, वहां स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए, वहां सड़कों में सड़क चाहिए, खड्डे और नालियां नहीं चाहिए, वहां पर माताएं बहनें मरे ना, उनका रेप ना हो, वो वल्नरेबल सिचुएशन में ना हो, ये चाहिए। उसके लिए इन लोगों ने क्या करा, वो एक भी बार या ना बताएंगे, और ना ही इतने सालों से जो सरकार में, ना ही उसके ऊपर जाकर वोट मांगेंगे। हाँ, वो अलग बात है। ठीक है, शो का समय निगत जी थोड़ा सा खत्म होने वाला है। एक लास्ट कमेंट में सज्जन जी आपसे ले लूं। निगत जी, शो का समय चूंकि खत्म हो रहा है, एक लास्ट कमेंट सज्जन जी आपसे ले लूं कि ये जो मुद्दा बार बार कांग्रेस वाले, आरजेडी, जेडीयू सब लोग उठा रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, भाजपा के नड्डा जी ने साफ कर दिया है कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है। तो ये मुद्दा लगता है कि वोटरों के बीच में अब गौन हो जाएगा। ये मुद्दा था भी वोटर के बीच में कि नहीं? देखिए, थोड़ा बहुत तो जो जेडीयू के खासकर जो गैर यादव पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनके बीच में कहीं कहीं ये मुद्दा दिख रहा था। बीजेपी अगर खुलेआम कह देती कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री करेंगे, स्पष्ट शब्दों में शीर्ष नेतृत्व कह देता, बजाय ये कहने की विधायक दल तय करेगा, तो और अच्छा माहौल होता। लेकिन इससे वोट प्रभावित नहीं हो रहा था। ये कहना कि एक दूसरे को वोट नहीं करेंगे, वो नहीं हो रहा था। और दूसरी बात देख लीजिए, नीतीश जी की सेंट्रलिटी बिहार में बनी रहेगी। कोई भी घटक कुछ भी चाहे, नीतीश जी जब तक है, कम से कम इस चुनाव तक, हमें नहीं लगता है कि जिस तरह का मैंडेट है और जमीन पे जो उनका आधार है, वो अभी किसी दूसरी पार्टी में उतना व्यापक आधार। चलिए, हम लोग उम्मीद करें कि 14 नवंबर को जब मुलाकात होगी तो शायद आगे इस पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज।